19th क्वेश्चन पार्ट 1 में। अब ये क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ डेटा दे रखा है। बोला है कि ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का अपना अपना कुछ एक पावर दे रखे हैं, तो उसकी वजह से सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। क्या होगा फोकल लेंथ? तो चलो देखिए, तो जैसे 100 डायप्टर्स दे रखा है ऑब्जेक्टिव का 100 डायप्टर्स दे रखा है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका कितना हो गया? फोकल लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो दोनों का पहले मैंने डेटा 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मोस्टली हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं फोकल लेंथ में। तो पावर को मैंने पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या बोला है सबसे पहले कि इस सिस्टम में ये जो ऑब्जर्वर है अपना, इधर कहीं ऑब्जर्वर होगा, इस ऑब्जर्वर को लीस्ट डिस्टेंस, जब 25 सेंटीमीटर फाइनल इमेज बनती है तब मैग्निफिकेशन 50 का है। तो उस मोमेंट पे हमें वैसे ही पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे हम y और x, जैसे कि ऑब्जेक्ट मान ले तो मैंने यहां पे रखा है, ठीक है। और जो इमेज बनाएगी वो कहां बनानी है? हमें फाइनल इमेज तो बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। मतलब यहां से जो इमेज बनेगी वो आएगी आपकी, जो I1 बनेगा वो यहां से बनेगा u मिनिमम पे, किसी पर्टिकुलर u मिनिमम पे बनेगा। और u मिनिमम जो इमेज बनेगी वो इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो इवेंचुअली कहीं पर इमेज बना देगा। तो अब देखो, फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जर्वर है ही सही। इसको डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से x, और ये डिस्टेंस को मान लेता हूं लेट्स से मैं y। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, x और y हम मान लिया। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन सबसे पहले तो चल रहा है वो आपको दे रखा है 50 कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से, और वो होता है y बाई एक्स इंटू कैपिटल D अपॉन u मिनिमम। या डायरेक्टली भी हमें फॉर्मूला पता होता है 1 प्लस FE बाई D, उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से हम उसी से कर लेते हैं, 1 प्लस D बाई FE, ये वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, पूरा सॉल्व करके। तो y बाई एक्स 1 प्लस D बाई FE, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो यहां से देखिए कैपिटल D वो है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू कितनी दे रखी है? आई पीस की 5। तो क्या ये फैक्टर 6 हो गया? तो देयरफॉर y बाई एक्स इज इक्वल टू 50 बाई 6, मतलब 25/3। ये आपको y और x का एक पहला रिजल्ट पता है, ठीक है। चलिए, तो y इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूं, 25/3 इंटू एक्स। नाउ अगर मुझे y और x में एक रिजल्ट पता है, तो क्या मैं अब एक इक्वेशन कहां पे लगाऊं? इक्वेशन सिर्फ इस पे 1 सेंटीमीटर पे अगर मैं इस पे लगा लेता हूं इक्वेशन, तो मुझे ऑटोमेटिकली y और x की लेंस फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ लेंस फॉर्मूला लगाते ही मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 अपॉन v कितना है? y की वैल्यू मुझे दे रखी है 25/3 इंटू एक्स, माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यही है। तो देयरफॉर 3 अपॉन 25x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखेंगे x का वैल्यू कितना आ गया? अगर 25 का फैक्टर 28 है ना, तो 28/25, यहां से x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28/25 सेंटीमीटर। ये x का आपका वैल्यू आ गया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, x की वैल्यू तो आ गई 28/25, 28/25 करते 28/3, ये हमें x और y दोनों मिल चुके हैं। तो ये हमें पता है। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था कि जो हमें वापस जो आपसे बोल रहा है नया मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो जनरली जो नया मैग्निफिकेशन होता है वो मेंशन करेंगे कि नियर पॉइंट पे होगा या नहीं। अब क्योंकि मेंशन नहीं है और पहले क्योंकि डेटा जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो नियर पॉइंट पे था, तो हमें मान के चलेंगे कि अभी भी जब हमने लेंसेज के बीच की सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, उसके बावजूद भी वी विल मेक श्योर कि जो फाइनल इमेज बनेगी उसके नियर पॉइंट पे ही बनेगी, मतलब यहीं पर बनेगी। मतलब दिस y विल चेंज टू y न्यू and x will automatically adjust such that image again gets formed at u minimum, so that for this observer, है ना, ऑब्जर्वर के लिए वो वाली चीज जो 1 प्लस D बाई FE वाला फैक्टर है, इट डज नॉट गेट ऑल्टर्ड, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया। अब मुझे लेंस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आईपीस को चेंज करते हैं, दैट इज द नॉर्मल थिंग टू डू। बट यहां पर क्वेश्चन के अंदर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का पूछा है, और क्योंकि बता नहीं रखा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में है या वो स्ट्रेन्ड आई वाला कैपिटल D डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने, और क्योंकि पहले जो डेटा दे रखा है वो लीस्ट डिस्टेंस पे दे रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नया मैग्निफिकेशन आएगा वो भी लीस्ट डिस्टेंस पे ही निकालना होगा।
और उस चक्कर में हम क्या करेंगे कि इसको 2 सेंटीमीटर से खिसकाएंगे, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर से खिसकाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो y न्यू हो जाएगा वो 28/3 प्लस 2 सेंटीमीटर होते ही ये 34/3 सेंटीमीटर हो जाएगा जो y न्यू है। अगर y न्यू 34/3 सेंटीमीटर हो गया तो क्या ऑटोमेटिकली मुझे x न्यू मिल जाना चाहिए। अब वो कितना आएगा, 1/y न्यू जो 34/3 है ही सही, माइनस 1/- x न्यू इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे देखोगे आप x न्यू की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी देखो, ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 3/34 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बना है। So therefore 1/x is equal to 1 minus 3/34 और ये आ रहा है यहां से आपका 31/34, सही है। तो यहां से आपका x का वैल्यू इवेंचुअली क्या बन गया 34/31, ये आपका आ गया x न्यू। तो अब जो मेरा मैग्निफिकेशन न्यू चाहिए होगा वो क्या होना चाहिए, y न्यू अपॉन x न्यू, वो वाला फैक्टर चेंज नहीं होगा, वो वाला अभी भी वही चल रहा है 1 + d/fe, बिकॉज वी आर स्टिल मेजरिंग वी आर स्टिल मेकिंग श्योर कि नियर पॉइंट पे ही मैग्निफिकेशन आए। तो y न्यू की वैल्यू कितनी आ गई 34/3, x न्यू की वैल्यू कितनी आ गई 34/31 और 1 + d/fe की वैल्यू ये अपनी 6 चली रही थी। तो यहां से आप देखेंगे 3 का फैक्टर जाते ही ये पूरा वैल्यू इवेंचुअली सॉल्व होकर 62 बन जाएगा और यहां से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 20 उसको देखते हैं। हॉलो नॉन कंडक्टिंग कोन दे रखा है जिसका रेडियस और सेमी वर्टिकल एंगल मेंशन्ड है और इसमें बोला है कि जो उसकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को उसने L/4 से लेकर या 3L/4 लेंथ तक ही उसको चार्ज कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बेस से 3L/4 तक ही चार्ज है, इसका मतलब हो गया कि यहां से L/4 तक और पूरे यहां तक कैपिटल L तक चार्ज है, मतलब ये वाला पोर्शन ही चार्ज है। तो ये बहुत सारे हॉलो कोन है, बहुत सारी रिंग से बना होगा और उसकी वजह से आपसे पूछा है इस टॉप वर्टेक्स पे कितना मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां से किसी भी x डिस्टेंस पे एक रिंग इमेजिन कर सकते हैं और उसकी थिकनेस कितनी ले लेंगे हम dx थिकनेस की एक रिंग ले ली और इस dx थिकनेस की रिंग की वजह से मुझे वर्टेक्स पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, इस रिंग की वजह से यहां पे लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो देखो एक रिंग की वजह से क्या एक्सप्रेशन बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से लिख रहा हूं मैं dE और उसकी वैल्यू आनी चाहिए k dq चार्ज कैसे लिखेंगे इसका, सिग्मा इंटू 2π, जो भी इसका रेडियस होगा, लेट्स से मैंने इसका रेडियस r मान लिया, 2πr इंटू dx इंटू हाइट कितनी हो गई x cos थीटा होल अपॉन r² + x² टू द पावर 3/2, तो r² + x² वो कितना आएगा वापस x cos थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया पूरा। मैंने एक छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और मुझे एक और डेटा पता है, वो क्या, x sin थीटा जो होगा वो r के बराबर होगा, दिख ही रहा है इस ट्राइंगल के अंदर। तो देयरफॉर ये पूरा एक्सप्रेशन आप देखोगे छोटा हो जाएगा, k सिग्मा 2π, ये तो बन गया आपका सिग्मा/2π k सिग्मा/2 एप्सिलॉन, आप देख सकते हो सिग्मा/2 एप्सिलॉन, और अंदर यहाँ पे जो बच गया r की जगह क्या लिख सकते हैं, x sin थीटा, देख सकते हो, तो x² dx sin थीटा cos थीटा, ये एक्सप्रेशन बन गया। और डिनोमिनेटर में आप देखो r की जगह जैसे आप x sin थीटा डालोगे तो ये पूरा x² sin² थीटा x² cos² थीटा, ये पूरा एक्सप्रेशन x³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से ये आ गया x³, ठीक है। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, थीटास तो कांस्टेंट है, थीटास बाहर आ जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा/2 भी लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन बन गया सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट और 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन गया sin 30 डिग्री, वो कितना हो गया हाफ और dx/x इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, dx/x को मुझे इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक लिमिट्स लगानी है, लिमिट्स लगेंगे L/4 से कैपिटल L, बस ये छोटी सी गलती बचना है,
बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। L/4 से L तक का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर बॉम्बे मैच कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 21 को देखें जरा, इसमें क्या है। अब इसमें आपको एक फ्री फॉलिंग स्फेरिकल रेन ड्रॉप दे रखा है और वो कंटिन्यूअसली मॉइस्चर गैदर कर रहा है। मतलब ये आपका हो गया वेरिएबल मास वाला सवाल, जहां पर मास कंटिन्यूअसली वो ऐड ऑन करा जा रहा है, ऐड ऑन करे जा रहा है, और उसका रेट आपको दे रखा है dm/dt इक्वल टू kT²। ओरिजिनली इसका मास आपको मेंशन है एंड m इज द इंस्टेंटेनियस मास, कांस्टेंट k एंड ऑल। इनिशियल मास आपको दे रखा है 2 ग्राम, इनिशियल मास मेंशन्ड है, और कंटिन्यूअसली dm/dt से मास ऐड हो जा रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो किसी भी टाइम पर इसका मास क्या हो जाना चाहिए? तो किसी भी टाइम पर मास हो जाना चाहिए kT² इंटू dt। इसको मुझे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, या dm मास को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए m0 से लेकर m तक, 0 से लेकर t तक। तो क्या मेरा m मास ये हो जाना चाहिए m0 किसी भी टाइम पे अगर बात करूं तो m0 प्लस kT³/3। ये मेरा किसी भी टाइम पर मास हो गया इसका। अब इस पर लगने वाला एक ही फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है? mg। तो देयरफॉर क्या dp/dt जो भी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होना चाहिए वो सीधे सीधे mg के बराबर हो जाना चाहिए, जहां पर मास आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस पार्टिकल का g तो ऐसे बैठ गया, और mdt, m ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये वापस इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो m0 प्लस kT³/3 इंटू dt, ये आपका dp बन गया, ठीक है। आपसे पूछा है किसी भी टाइम पर बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये मुझे dp, ये मुझे क्या दे देगा किसी भी मोमेंट पर, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो ये मुझे मोमेंटम दे देगा किसी भी मोमेंट पे p, और इसका इंटीग्रेशन वापस आप देख सकते हो g इंटू कितना आ गया m0 इंटू टी प्लस t³ dt का इंटीग्रेशन t⁴/4, तो kT4/12 ये आपका बन गया p। तो देयरफॉर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, मास से डिवाइड कर लेते हैं। तो g इंटू m0 इंटू टी प्लस kT⁴/12 होल अपॉन मास। किसी भी इंस्टेंट पे मास कितना है? ये रहा, तो ये आ गया m0 प्लस kT³/3। ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। और वेलोसिटी जैसे आप सारा डेटा दे रखा है, आपको डेटा को फिट करेंगे तो यहां से आपका आंसर 12.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 22nd प्रॉब्लम में 2 प्लैनेट्स दे रखे हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जनरली कई किताबों में ये आपने पहले भी अटेम्प्ट किया होगा। 2 प्लैनेट्स हैं आइडेंटिकल मास के, रेडियस के, और दोनों के सेंटर 4r डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं, और हमें बोला गया कि एक प्लैनेट से एक मिसाइल को प्रोजेक्ट करना है इस तरीके से सो दैट इट रीचेज द अदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा जरा डायग्राम से अगर एक बार हम समझें तो ये एक स्फीयर हो गया, दूसरा एक और स्फीयर हो गया, दोनों का रेडियस आपको मेंशन्ड है, और दोनों के सेंटर की जो दूरी है वो आपको बता रखी है 4r है। दोनों के अपने अपने रेडियस हैं, कैपिटल M मास है, कैपिटल M मास और रेडियस r है। अब पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट कहां से करना है? पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है इस पर्टिकुलर स्पॉट से इधर की तरफ। बोला कितनी स्पीड से आप फेंकोगे u की स्पीड से कि वो यहां तक पहुंच जाए। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अगर वो एक बार मिड पॉइंट पे पहुंच गया, मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज हैं। तो ये अच्छी बात ये कर दी इन्होंने, कैलकुलेशन थोड़ी आपकी हेल्प कर दी, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है। आपको दिख गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों स्फीयर की वजह से, इसकी वजह से इधर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, और एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मतलब मिड पॉइंट मतलब यहां से कितना डिस्टेंस 2r की दूरी पे, यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है। तो अगर आपका पार्टिकल यहां से बस यहां तक पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए, उसके बाद तो इसकी फील्ड खुद ही खींच लेगी, सही है। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेट से a बोल देता हूं और इस पॉइंट को लेट से मैं b बोल देता हूं, b कौन सा पॉइंट है? जहां पर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है, और वो दिख रहा है मुझे कि एग्जैक्टली यहां से 2r डिस्टेंस पे होगा। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे एनर्जी क्या होगी? तो हाफ mu² जो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g m m। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिख लेते हैं पहले, माइनस साइन के साथ, -g mm/r, इसकी वजह से हो गई, और इसकी वजह से कितनी हो गई? 3r का फैक्टर आ जाएगा, -g m m/3r। तो यहाँ की ग्रेविटेशनल, यहाँ की काइनेटिक हमने लिख ली, पूरी हो गई।
इक्वल टू बी पॉइंट पे पहुंचाने पर काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाए, बस बी तक पहुंच जाए, उसके बाद तो वैसे ही खींच लेगा। और उस पर्टिकुलर जगह पे जब ये एम मास होगा तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हम लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाई 2r इंटू 2। इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा, स्पीड यू। तो स्पीड यू को सॉल्व करोगे तो यहां से बढ़िया सा आंसर आपका बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन से बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा क्या है। यहां पर आपको एक मेटेलिक रॉड दे रखी है एल लेंथ की, और उसका खुद का क्रॉस सेक्शनल जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उसको हमने सर्कल में घुमा दिया। अब जब ये सर्कल में घूमेगा तो नेचुरल सी बात है अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन आएंगे, और उस टेंशन के चक्कर में उसमें इलोंगेशन आएगा। अब जब इलोंगेशन आएगा तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन है, तो इलोंगेशन भी हर डीएक्स लेंथ का अलग अलग होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सही है, तो पूछा वही है, बताइए टोटल इस रॉड में कितना इलोंगेशन आएगा। जहां पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं अगर हम देख लेते हैं। डेंसिटी और यंग मॉड्यूलस दे रखा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो रो और कैपिटल वाई। डेंसिटी और यंग मॉड्यूलस के बारे में इंफॉर्मेशन है हमें। डेंसिटी को कैसे बोल देंगे, मास पर यूनिट लेंथ हम मान सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे जब टेंशन नॉन यूनिफॉर्म होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हम सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं, टेंशन निकालते हैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे। अब टेंशन किसी भी एक्स डिस्टेंस पे निकालना होगा, तो मेरे ये रॉड है, यहां से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मुझे पता है कि ये पूरा हिस्सा सर्कल में घूमेगा, और इसको घुमाने वाला एक ही फोर्स है कैपिटल टी, और इसका सेंटर मास कहीं ना कहीं यहां पर आएगा एक्स डिस्टेंस। तो ये कितना लेंथ हो गया, ये हो गया आपका एल माइनस एक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मुझे टेंशन यहां पर निकालना है। ये पूरा ये सेंटर मास है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसके पास, सेंटर मास के पास, और वो प्रोवाइड कराने वाला कौन है, एक्स डिस्टेंस का टेंशन। ठीक है, तो देयरफॉर टेंशन लिख देते हैं। इस टुकड़े का मास कितना, तो m बाई एल, मतलब रो ही ले लेता हूं सीधे सीधे, रो इंटू एल माइनस एक्स। ये तो हो गया इस टुकड़े का मास, इंटू सेंटर मास का एक्सेलरेशन, वो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, इंटू सेंटर मास कितनी डिस्टेंस पे, x प्लस एल माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, x प्लस एल माइनस एक्स बाई 2, ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब देखो जरा ये क्या बन गया, ऊपर 2x जैसे एल प्लस एक्स बन जाएगा, तो ये आपका बन गया रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आपको कुछ इस तरह का बन गया। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। जैसे आप देखो एक्स को 0 डाल के देखो, एक्स को 0 डालोगे मैक्सिमम टेंशन आया, एक्स को एल डालो टेंशन 0 आया। तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका टेंशन आ चुका। अब अगर टेंशन मिल गया है तो इलोंगेशन निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं है। इलोंगेशन क्या होना चाहिए, ये होता है टी डी एक्स अपॉन ए इंटू वाई का इंटीग्रेशन, जो अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला है। टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है, लिमिट्स कहां से कहां तक लगानी है, लिमिट्स लगा लेंगे 0 से एल तक। ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा 0 से डेल्टा एल, जो टोटल इलोंगेशन आएगा। तो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे 2a y तो बाहर ही आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर भी बाहर ही आ गया, तो देयरफॉर डेल्टा एल रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a y, ये तो बाहर ही आ गए। अंदर कौन रह गया इंटीग्रेशन के अंदर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एल तक। तो बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एल क्यूब का टर्म आ जाएगा माइनस एल क्यूब बाई 3 का, तो 2 एल क्यूब बाई 3 का टर्म आ जाएगा, जिस वजह से नीचे सिर्फ 3 का फैक्टर रह जाएगा। अब देखिए एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3, 2 एल क्यूब बाई 3, 2 से 2 जैसे कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रह जाएगा, और इस चक्कर में आपका आंसर बॉम्बे आ जाएगा। मूविंग टू 24th क्वेश्चन। अब यहां पर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट किया, और कहा है कि इस पर्टिकुलर अगर कोई पार्टिकल का पोटेंशियल वर्सेस एक्स इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, तो बताइए मोमेंटम पोजीशन किस तरीके का ग्राफ हो सकता है। और उसके लिए आपको इन्होंने 4 पॉसिबिलिटीज बताई हैं, ये कर्व होगा, ये कर्व होगा, या इन चारों में से कौन सा कर्व होगा। तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कि आप देखो, ये खाली इस पॉइंट पे नोटिस करना, ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये कोई x1 पॉइंट ले लेता हूं, और ये जो कोई मैं x2 पॉइंट ले लेता हूं। क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एटलीस्ट जो x1 वाला पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी x1 वाले पॉइंट पे ज्यादा है x2 वाले के कंपैरिजन में। ये तो देख के समझ में आ रहा है। अब क्योंकि टोटल आपको दिख रहा है कि कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, मूविंग विद पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो क्या देयरफॉर यहां पर अगर बात करूं, काइनेटिक एनर्जी एट x1 मस्ट बी लेसर देन काइनेटिक एनर्जी एट x2। अगर काइनेटिक एनर्जी x1 और x2 पे इस तरह का रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम एट x1
मस्ट बी लेसर देन मोमेंटम एट x2। इसका मतलब है x2 वाले पॉइंट पे मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए, ये बात तो तय है। अब x2 वाला पॉइंट इधर था, x1 वाला पॉइंट इधर था, और यही एक इकलौता ग्राफ है जिसके अंदर x2 वाले पॉइंट पे ज़्यादा मोमेंटम की वैल्यू दिख रही है। बाकी सभी में आप देखेंगे वैल्यू या तो आइडेंटिकल दे रखी है या फिर छोटी दे रखी है। इस वजह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।